दहीसर में सभा भरता हूँ और मुझे आज 4 साल हो गए सभा भरते हुए। तो आज मैं अपने लाइफ का एक सिग्निफिकेंट प्रसंग आप लोग से शेयर करने आया हूँ। तो मेरा लाइफ ऐसा था कि जब मैं 3 साल का था तो अचानक ही मेरा पैर स्वेल होना स्टार्ट हुआ। तो 1-2 दिन तो सब अवॉइड किए, बट थोड़ा टाइम 1 वीक हो गया तो मेरा पैर कुछ ज़्यादा ही जाड़ा हो गया था। तो मेरे डैड मेरे को बनारस के एक हॉस्पिटल में लेके गए। तो उधर जब एक्सरे एंड ट्रीटमेंट हुआ तो डॉक्टर ने देखा कि मेरा जो हड्डी है ना, मतलब उसके अगल बगल में पूरा पस जम गया है एंड वो पूरी हड्डी सड़ गई थी। तो डॉक्टर बोले कि वो अपने को कट करना पड़ेगा। एंड जब वो ज्वाइन करना था, हड्डी कट हो चुका हड्डी, फिर जब इस हड्डी को ज्वाइन करना था तो वो हड्डी ऐसे ज्वाइन की है और उस टाइम उन्होंने नोटिस नहीं किया था। तो पापा मेरे को गोद में से उतारे, बेड पे से उठाए और गोद में लेके वो खड़ा किए मेरे को। और एक स्टेप में जैसे ही चला वैसे ही मेरे पैर में से एक आवाज़ आया, वो हड्डी के क्रैक होने का आवाज़ था। तो जब एक्सरे कराया ना तब देखा गया कि मेरी हड्डी ऐसे जॉइंट है और डॉक्टर को भी तभी नोटिस हुआ कि मेरी हड्डी ऐसे जॉइंट है। बाद में मालूम पड़ा कि वो जो डॉक्टर था उस जब ऑपरेशन कर रहा था तो उसके बैक ऑफ माइंड में कुछ और चल रहा था, और वो था कि उसकी बेटी ने 3-4 दिन पहले ही वो ऑपरेशन के उस 3-4 दिन पहले ही उनकी बेटी ने सुसाइड किया था और वो ऑपरेशन के टाइम वो उसके बारे में ही सोच रहे थे। और फिर जब वो हो गया, वो हड्डी ऐसे जॉइंट थी, वो भी क्रैक हो गई थी। तो डॉक्टर बोले कि अब इसको भी कट करना पड़ेगा। तो सेम इतने पे से ही मेरी हड्डी फिर से कट हुई और वो गैप ज़्यादा हो गया। अब मेरा पैर नई में 2 से 3 इंच तक का शॉर्ट हो गया था। तो पापा मुझे मुंबई में एक बीएमसी हॉस्पिटल में लेके गए। हॉस्पिटल के डॉक्टर ये बोले कि ये हड्डी के गैप को फिल करने के लिए एक ही ऑप्शन है, मम्मी के कमर का हड्डी। और उन्होंने वो ऑपरेशन के हिसाब से उन्होंने सब ज्वाइन किया। एंड उसके 1 वीक बाद जब मेरा फिर से एक्सरे लिया गया तो देख रहे हैं कि वो जो हड्डी मेरी जॉइंट है वो मतलब जो मम्मी की अलग से हड्डी जॉइन की थी वो अलग हो गई है और फिर से मेरे पैर में मतलब हड्डियों में गैप हो गया है। और वो नोटिस कर रहे थे कि वो जो मेरी हड्डी मम्मी की हड्डी थी वो धीरे धीरे मसल्स के अंदर ही पिघलना चालू हो गया था। तो फिर उसके बाद डॉक्टर्स ने भी मतलब एकदम हार मान लिया कि बोलते कि अब इसका हम कुछ कर नहीं पाएंगे, इसका कोई ऑप्शन नहीं है, अब इसको बैसाखी देना पड़ेगा। और उसी टाइम मेरे फैमिली मेम्बर्स भी बोले कि ऐसा करो, इसको बैसाखी दे दो, इसको पैसा डालना अब वेस्ट होगा, इसकी बेचारे की नसीब ही ख़राब है। तो बोलते ना एज अ बैड लक। तो जब पापा उधर केईएम में लेके गए तो उधर के डॉक्टर्स ने पापा को बताया कि मतलब ये एक कंडीशन ऐसा है कि हम इसको हैंडल कर सकते हैं, बट आपको हम पे भरोसा करना पड़ेगा कि वो जो मेरी हड्डी थी ये ऐसा गैप है। अब वो गैप में ना ये कंटिन्यू हड्डियों के इधर जॉइंट ना एक लोखंड टाइप उन्होंने ऐसा हड्डियों से जॉइंट किया। अब वो मैकेनिज्म ऐसा वर्क करता था कि इस हड्डी को ये आगे बढ़ाएंगे और ये पीछे वाली हड्डी ऑटोमेटिक इस हड्डी को फॉलो करेगी, ऐसा होने वाला था। तो वो मैकेनिज्म में मेरा नई में 6 से 8 महीना मेरा प्रॉपर चला और मेरा जो 2 से 3 इंच गैप था ना वो 1 से 1.5 इंच में आ गया था। अब डॉक्टर्स ने उनके मूड में पता नहीं क्या है और उन्होंने वो मैकेनिज्म में थोड़ा मतलब वो जो पूरा स्ट्रक्चर था रिंग का उन्होंने उसको चेंज किया। और वो चेंज करने के बाद ये हुआ कि एक बार जो उसमें एक स्क्रू रहता था वो अपने को स्क्रू क्लॉकवाइज एक पर्टिकुलर एंगल तक घुमाना रहता था। शायद तक मेरे को ऐसा याद है कि 30 डिग्री घुमाना रहता था। तो वो जब मैकेनिज्म चेंज हुआ उसके बाद जब वो जूनियर डॉक्टर आया ना तो उन्होंने वो गलती कर दी, उसको क्लॉकवाइज ना घुमा के उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया और ये जो हड्डी थी ना वो गैप जाके फील हो गया, मतलब वो आगे वाली हड्डी इसको टच कर दी। एंड वो बाद में नोटिस हुआ कि अब ये लोग एकदम मतलब जुड़ चुके हैं, अब इसको अपन फिर से वो प्रोसेस में नहीं डाल सकते। तो फिर पापा बोलते हैं कि नहीं सर जो भी है अब मैं इस पे अपने बेटे को फॉरवर्ड करूँगा, अब इस पे मैं और ज़्यादा रिस्क नहीं, बिकॉज एट दैट पॉइंट मेरे साथ नई में 14 to 15 ऑपरेशंस हो चुके थे मेरे पैर पे एट एन एज ऑफ 6 years। तो ऐसा हुआ कि अब मेरे को पढ़ाएंगे नहीं, मेरे फैमिली मेम्बर्स बोलते कि मत पढ़ाओ, इसके ऊपर पैसा वेस्ट है, वैसे भी अभी चल नहीं पाएगा और अब ज़्यादा पढ़ाई करा के भी मतलब नहीं है, इसको रहने दो ऐसे ही। पापा मम्मी ने वो चीज़ों को अपने दिमाग में नहीं लेके उसको अवॉइड करके मेरे को पढ़ाया और सभा स्टार्ट किया। मुझे 2 से 3 महीना हो गया था सभा ज्वाइन किए। एंड एक सभा में मैंने सुना कि स्वामी जी बहुत ज़्यादा राजी होते जो युवक डबल मास्टर्स या मास्टर्स करते हैं। मैं उसी टाइम डिसाइड किया और मैंने अपने भगवतियों से बात किया कि स्वामी मेरे को भी मास्टर्स डिग्री करना है और मुझे भी स्वामी जी को राज़ी करना है। तो कि जब जीआरई एग्ज़ाम आया मेरा
और उस टाइम में उस एग्ज़ाम में मैंने पैनिक कर दिया था और मुझे कम स्कोर आया था। मेरा स्कोर था उस टाइम 289 जीआरई में। एंड उसके बाद मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या होने वाला है आगे। मैं एकदम ब्लैंक हो गया था। तो उस टाइम मैंने हितेश भाई और रोहन भाई से बात किया एंड रोहन भाई बोले कि नहीं, अपन इसी स्कोर पे अप्लाई करेंगे और बोले कि आप नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करो। मैंने नेक्स्ट एग्ज़ाम जो टॉयफेल होता है वो एग्ज़ाम के लिए मैंने प्रिपरेशन चालू किया एंड स्वामी जी की कृपा से वो भी मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया था। एंड फिर मैं एडमिट के लिए एप्लीकेशन कर दिया था। तो मैं भी वही करता था कि स्वामी जी को प्रे करता था, स्वामी जी जो भी उधर से डिसीजन हो मैं उसको एक्सेप्ट कर लूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड लकीली जब मेरा 3 महीना हो गया, 3 महीने के बाद ही मेरे को एडमिट आया उधर से। तो फिर उसके बाद आता है प्रोसेस वीज़ा का, यूएस वीज़ा का। तो मैंने उस तरीके से प्रिपरेशन चालू किया था, बट मुझे डर लग रहा था। कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जिधर मेरे को डर लग रहा था वीज़ा का, मैं क्या करूं। तो ऐसा हुआ कि मेरा वीज़ा इंटरव्यू 1 वीक बाद था और उसके पहले ही मैं भक्ति स्वामी से मिलने का मुझे मौका मिला। तो उस टाइम भक्ति स्वामी उस इंटरव्यू में पूरा बताते हैं, मतलब कि क्या होने वाला है, जो इंटरव्यू लेने वाले हैं उनके दिमाग में क्या चलता है एंड वो कौन से क्वेश्चंस पूछते हैं और किससे जज करते हैं। तो भक्ति स्वामी ने ना उस टाइम मेरे को 6 से 7 क्वेश्चंस एकदम स्पेसिफिकली बताए थे कि ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से करके जाना है। तो फिर आया वीज़ा का डेट और मेरा वीज़ा डेट था जुलाई 18। तो जब मैं वो 35 नंबर काउंटर पे गया तो वो इंटरव्यूअर मेरे को बहुत होल हार्टेडली मेरे को इनवाइट मतलब वेलकम किए कि ओ हाउ आर यू, वेल गुड मॉर्निंग। सो मेरे को थोड़ा ऐसा फील हुआ कि ये जो स्माइल, ये जो एक्सप्रेशंस मैंने भक्ति स्वामी में देखा था वही सेम एक्सप्रेशंस में ये इंटरव्यूअर में भी देख पा रहा हूँ। तो मेरे को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अंदर से आया कि चल पवन, अपन अब इधर से कर सकते हैं, अब इधर अपन नहीं जाएंगे। तो फिर ऐसा हुआ कि वो इंटरव्यूअर ने मेरे को 6 क्वेश्चंस पूछे थे एंड वो 6 के 6 क्वेश्चन सेम वही क्वेश्चन थे जो मेरे को भक्ति स्वामी ने वो मीटिंग के टाइम पे मेरे को बताए थे। एंड आंसर्स भी उसी टाइम भक्ति स्वामी ने मेरे को बताया था कि ये आंसर्स अपने को बोलना है, ये क्वेश्चन आया था। तो मैंने सेम आंसर्स उनको बताए एंड जैसे ही मेरा फाइनल लास्ट क्वेश्चन हुआ तो वो इंटरव्यूअर स्माइल के साथ बोलता है कॉन्ग्रेचुलेशंस, योर वीज़ा इज़ अप्रूव्ड एंड हैव अ ग्रेट डे। एंड उन्होंने मेरे को एक स्लिप थमाया और बोले कि यू कैन कलेक्ट योर पासपोर्ट इन 5 days। तो मैं मतलब बहुत खुश हुआ अंदर से। एंड जब मैं वो कॉरिडोर वॉक कर रहा था तब मुझे ऐसा अंदर से रियलाइज़ हुआ कि मेरे ऊपर प्रबोध स्वामी जी की कृपा थी कि मतलब वो इंटरव्यूअर में भक्ति स्वामी की दर्शन हुए एंड ऊपर से उस इंटरव्यू में जो क्वेश्चन मेरे को भक्ति स्वामी ने बताए थे और उसके आंसर जो बताए थे वही सेम क्वेश्चंस एंड आंसर्स मेरे को उधर मिले। मैंने सभा में एक फ्रेज सुना था, विधाता लेख ऊपर मेघ मारे ई भगवान ना साधु। इस प्रसंग से मतलब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि प्रभु स्वामी जी एंड स्वामी जी इनकी कृपा थी कि मेरी लाइफ में जो स्टार्टिंग के जो बैड लक थे उन सभा को ज्वाइन करने के बाद मेरा वो बैड लक एक गुड लक में टर्न हो गया था। तो मेरा स्वामी जी और प्रभु स्वामी जी के चरणों में यही प्रार्थना है कि हे स्वामी, मैं जब भी मतलब मैं यूएस जाऊँ तो उधर 2 चीज़ हमेशा याद रखो, 6 सारा साधु और 4 सारा हरि भगत के साथ दोस्ती और बढ़ा सकूं और प्रभु स्वामी जी और स्वामी जी को मैं राजी कर सकूं। ये प्रार्थना सजानंद स्वामी महाराज ने